So in the last class we discussed about the second law of motion. Second law of motion में हमने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए डिराइव करके और उसका न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज़ करते हैं वो NCERT के सॉल्व न्यूमेरिकल्स की हेल्प से चेक किया था। हमने साथ में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी कि हाउ वी कैन प्रूव दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया इज ट्रू विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी यूज़ करके हमने दो बातें प्रूव करी। एक तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसलिए रेस्ट पर है क्योंकि उस पर लगने वाला एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ज़ीरो है। ये F इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करने के लिए हमने कहा कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट V also 0, U also 0, so V minus U is 0 and F equal to M into 0 upon T would also be 0. That means the external unbalanced force is 0, that is why the object is at rest. दूसरी चीज़ हमने बोली when the object is moving with the constant velocity in a same direction, तो उस कंडीशन में हमने बोला कि V is equal to U, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो v और u बराबर हैं। अगर v और u बराबर है तो v माइनस यू ज़ीरो होगा। तो इन द फॉर्मूला f इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी में v माइनस यू ज़ीरो रखेंगे तो m इंटू ज़ीरो अपॉन टी वुड ऑल्सो बी ज़ीरो। तो इन बोथ द केसेस हम कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है एक ही डायरेक्शन में तो वो उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर कोई लगाया ना जाए। और यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि क्योंकि वो उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया गया है इसलिए ही वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक सर्टेन डायरेक्शन में ही चल रहा है। हाँ, तो हमने जिस तरह से न्यूमेरिकल्स कुछ किए थे NCERT के सॉल्व न्यूमेरिकल्स से, आज हम कुछ अलग से क्वेश्चंस करेंगे। मैं एक वर्कशीट लेके आया हूँ जिसमें बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी में हेल्प मिलेगी उससे। हम वो क्वेश्चंस देखते हैं और उन क्वेश्चंस को अपन एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखें कि ये हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। A car starts from rest। अब गिवन आपको आदत हो जाना चाहिए, मोशन में हमने प्रैक्टिस कर भी ली अच्छे से, कि जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ वैसे वैसे बिना टाइम वेस्ट किए गिवन लिखते जाओ। तो ये पहला क्वेश्चन है, मैं गिवन लिखवा रहा हूँ, आप चाहो तो इसको पहले अपने आप सॉल्व करो, इसे पॉज करके उसके बाद देखो, अदरवाइज मैं इसको गिवन लिखता चला जाता हूँ, आप भी लिखते चले जाओ। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड मूव्स डाउन इन अ हाई हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर इन 10 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 1500 kg। ठीक है, तो इसका मतलब A निकालना है, A निकल गया तो M गिवन है, F भी निकल जाएगा। और A निकालने के लिए आपको मोशन में जाना पड़ेगा। फिर से मोशन में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी हमने रिसेंटली प्रैक्टिस इसीलिए की थी क्योंकि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में बैकग्राउंड तो मोशन वाला होना ही चाहिए। तो S है, U है, T है, तो A कैसे निकालें? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं, हाँ, वेयर U इज 0। तो हम कह सकते हैं कि S इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन वुड बी 2s अपॉन, ये 2 ऊपर गया और t स्क्वायर नीचे आ जाएगा। एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला निकल जाता है जब हमारे पास केवल s और t हो। तो देखो s ये है, t ये है, 300 इंटू 2 इंटू एस इज 2 इंटू 300 अपॉन टाइम कितना था? 10 सेकेंड था, 10 सेकेंड था, तो 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन।
Once you got acceleration, force is easy. F equal to from the second law of motion. अब हम लिखेंगे from the second law of motion F is equal to ma. तो m दिया है 1500, a is 6, 9000 न्यूटन। ये आपका आंसर निकल गया। सिंपल है, ये दो चीज़ें पूछी थी, ये 6 वो 9000 न्यूटन। सारी यूनिट्स अकॉर्डिंगली जैसा हमने देखा है हमेशा कि सबको ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट कर लो पहले, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती, गलती हो सकती है हमसे, है ना। तो अब दूसरा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass 80 kg collides with another body of mass 60 kg. आफ्टर कोलिजन दे इंटेग्रल। चलो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अभी, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, इसको अभी छोड़ देंगे। ये थर्ड इक्वेशन के बाद यहाँ पे आएंगे। A scooter is moving with a velocity of 25 meter per second. Pause करो, अपने आप करो। It takes 5 seconds to stop after the brakes are applied. If the mass of the scooter along with the rider is 180 kg, find the change in momentum in this case. तो given लिख लें, scooter is moving with a velocity, initial velocity is 25 meter per second and it takes 5 second time है, 5 seconds to stop after the brakes are applied. If the mass of the to stop यानी v is final velocity is 0 after the brakes are applied. If the mass of the scooter is 180 along with the rider is 180 kg, find the change in momentum delta p पूछ रहे हैं। अभी डेल्टा p क्या होता है याद करो, हमने कहा था कि डेल्टा p is change in momentum, that is p2 minus p1, that is mv minus mu और mv minus u। हमें mv minus u निकालना है। हमारे पास v भी है, u भी है और m भी है। केवल चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है। तो डेल्टा p इज mv minus u। व्हाट इज m? 180, 0 minus 25। तो क्या बना? 224,500। व्हाट विल बी द यूनिट? जो यूनिट मोमेंटम की है वही इसकी है, m इंटू वी। हाँ, ये m इंटू वी है, तो यहाँ लिखेंगे kg मीटर पर सेकेंड। आप लोगों को ये बात बहुत ध्यान से समझनी है, यूनिट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग न्यूमेरिकल बहुत गलत तरीके से कर लेते हो। मैंने आपकी कॉपीज चेक की जो इसकी पीईटी की, तो उसमें पता चला कि आप लोग कुछ भी यूनिट को किसी के भी साथ में मल्टीप्लाई कर करके आंसर निकाल लेते हो। आप गलत तरीके से अगर आंसर निकालोगे और आंसर बाय चांस सही भी आ गया तो भी आपको 0 मिलेगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो ये यूनिट कन्वर्जन हर जगह पर इम्पॉर्टेंट है, यूनिट चेक करते जाओ। यहाँ पे तो खैर कोई यूनिट कन्वर्जन का वही नहीं था। और क्वेश्चन को ठीक से समझो, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम इन दिस केस, है ना। अब मान लो वो ये पूछते कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड, तो F कैसे निकलता है देखो, mv माइनस यू अपॉन टी। हाँ, mv माइनस यू अपॉन टी और डेल्टा p अपॉन टी एक ही बात है, p2 माइनस p1 अपॉन टी भी एक ही बात है। तो p2 माइनस p1 का वैल्यू 4500 आया है और टाइम गिवन 5 सेकेंड है, तो यहाँ पे 900 न्यूटन फोर्स आएगा, क्योंकि डेल्टा पी की जो वैल्यू हमने निकाली है 4500 वो हमने यहाँ रख दी। आप दूसरे तरीके से निकाल लें एम वी माइनस यू अपॉन टी कर लें तो भी एक ही बात है। हाँ, m वॉज 180, 0 25 और टाइम 5।
36 इंटू माइनस, अच्छा ये वैल्यू माइनस में है ना, हमने 4500 लिख दिया है, ये माइनस में है वैल्यू, तो फोर्स भी माइनस में, -900 आएगा। यहाँ भी ये माइनस है, तो आप देख लो। अगेन माइनस का 900 आ गया, 900 न्यूटन। आंसर अलग अलग आ ही नहीं सकता, किसी भी फॉर्मूला से यूज़ कर लो, क्योंकि सारे फॉर्मूला का ओरिजिन सेम है, एक ही तरीके से सब आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने आप करो पॉज करके। अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 50 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 200 kg मूविंग इनिशियली विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप? टाइम पूछा है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। गिवन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इज -50 न्यूटन। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर क्वांटिटीज में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चलता है। तो ऑन अ बॉडी -50 न्यूटन, यानी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, जिसका मास है 200 kg। अब आपको देख के समझ जाना चाहिए कि F और M दिया हुआ है, मतलब कि इनडायरेक्टली हमको A दिया हुआ है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हमको दिया हुआ है, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकल जाएगा। मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप? स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, एक्सेलरेशन इधर से निकल जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी से t निकल जाएगा, मतलब t इक्वल टू वी माइनस यू, जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है उसमें t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए कर लो। तो a कहाँ है? a निकलेगा F इज इक्वल टू एम ए से, a इक्वल टू F अपॉन m। F इज -50 एंड m इज 200 kg है क्या? हाँ, 200 kg, मतलब 1/4 या -0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस मतलब रिटार्डेशन है, रुक रहा है, तो 15 मीटर पर सेकेंड से कम होते होते रुक गया। टाइम एक्सेलरेशन आ गया। अब हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप? तो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, फर्स्ट इक्वेशन से t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, और v माइनस यू 0 -15 अपॉन -0.25 लिख दो या -1/4 लिख दो, एक ही बात है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 15 4 जा कितने 60 सेकंड का टाइम, यानी 1 मिनट लग जाएगा उसको रुकने में। ठीक है, आगे ये भी कहता है कि व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो निकालो 20, अपने पास सब चीज़ें आ गई हैं। अब थर्ड इक्वेशन ले लो, s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, वेयर फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 माइनस यू स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारा है माइनस का 1/4। ऐसा ही है, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ये 2 टाइम्स 15 का स्क्वायर 225 इंटू 2, 450 मीटर चलेगा रुकने से पहले। मोशन की इक्वेशन ही काम आती है अल्टीमेटली, तो F इक्वल टू एम ए यूज कर ले रहे हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन ऑटो ड्राइवर, अपने आप करने सारे क्वेश्चन, पॉज करो और क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप करो। फिर नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है आपको। प्रैक्टिस यहीं करते रहोगे तो ये क्लास खत्म होते होते आप स्मार्ट हो जाओगे, बिल्कुल एकदम पक्के कि हाँ यार ये गिवन ऐसे लिखना है और सॉल्यूशन ऐसे होता है, फटाफट हो जाएगा। एन ऑटो ड्राइवर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। देखो अब 36 किलोमीटर पर आवर में आया है तो यूनिट कन्वर्जन करना पड़ सकती है, ये बात ध्यान रखें। सी द चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, ही अप्लाइज ब्रेक्स एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट इन 5 सेकंड्स, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, 5 सेकंड टाइम लगा, जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड, बच्चा बच गया, उसको चोट नहीं लगी। इफ द टोटल मास ऑफ द ऑटो एंड द ड्राइवर 450 kg, देन कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ब्रेक्स। ईजी है, हाँ, गिवन लिख लो फटाफट, अपने आप करो पॉज करके। तो मूविंग विद द स्पीड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज 36 किलोमीटर पर आवर। इस 36 किलोमीटर पर आवर को 36 इंटू 5 अपॉन 18, 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिट कन्वर्जन आता है आपको। फाइनल वेलोसिटी 0 है और रुकने में टाइम लगा 5 सेकेंड। हाँ, मास इज गिवन, मास ऑफ द ऑटो विद ड्राइवर 450 kg। तो क्या कहते हैं, F बताओ, F इज इक्वल टू एम ए, दैट इज एम वी माइनस यू अपॉन टी। सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, इस फॉर्मूला में डाल दो। तो द फोर्स विल बी इक्वल टू 450 इंटू वी इज 0, यू इज 10, टी इज 5, हाँ, माइनस 2, 450 इंटू 2 माइनस 900 न्यूटन फोर्स लगा। ऑटो को रुकने के लिए इतना फोर्स लगा। बिल्कुल सिंपल था ये तो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। फिर से अपने आप करेंगे। A cricket ball of mass 70 gram moving with the velocity of 0.5 meter per second is stopped by a player in 0.5 second. What is the force applied by the player to stop the ball? Cricket ball of mass 70 gram, मास दिया हुआ है 70 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो 70 अपॉन 1000 करना पड़ेगा, मतलब 0.07 kg। हाथों हाथ गिवन लिखते लिखते ही यूनिट भी कन्वर्ट कर दो, बाद में भूल नहीं जाए जिससे। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड, यानी v इज 0 बाय अ प्लेयर इन टाइम गिवन आधा सेकेंड, 0.5 सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर टू स्टॉप द बॉल। सब चीज़ें आ गई हमारे पास, m आ गया, v आ गया, u आ गया, t आ गया, फॉर्मूला में डाल दो। फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऐसा लिख दोगे फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो अच्छा लगेगा, लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसा लगेगा कि हाँ आपका ग्रिप है सब्जेक्ट के ऊपर। तो f इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी में वैल्यूज डाल दो। 0.07, m की जगह लिखा है मैंने, v माइनस यू 0 माइनस 0.5 अपॉन t, t इज ऑल्सो 0.5। तो 0.5 से 0.5 काट दो, फोर्स आ गया, हाँ, 0.07 न्यूटन। इतना फोर्स लगा है उसको रोकने के लिए, बॉल को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। An object of mass 50 kg is accelerated uniformly from a velocity of 2 meter per second to 6 meter per second in 10 second. गिवन लिखा, मास 50 kg,
हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम 10 seconds. Calculate the initial and final momentum. Initial momentum P1 is m into u, 50 into 2, that is 100 kg meter per second. Final momentum m into v, 50 into 6, 300 kg meter per second. And the force acting on it, फोर्स देखो आप m इंटू ए से भी निकाल सकते हो, पूरा फॉर्मूला आपसे ये नहीं पूछते तो भी आप फोर्स निकाल देते उसका, F इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी से। हालांकि अब हमको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोनों तरीके से निकाल के बताता हूँ आपको। यहाँ हमको करना है P2 माइनस P1 अपॉन 10, लेकिन आंसर दोनों में सेम आएगा। कैसे? m इज 50, v माइनस u इज 6 माइनस 2, दैट इज 4 अपॉन t 10। तो क्या बना? 6 माइनस 2 4 इंटू 50 200 अपॉन 10 20 न्यूटन इज द फोर्स। लेकिन यहाँ पे हमें इससे नहीं करना है, वो चाहते हैं कि हम P2 माइनस P1 अपॉन टी करें। तो डेल्टा P दैट इज P2 माइनस P1 अपॉन टी, 300 माइनस 100 अपॉन 10, 300 माइनस 100 इज 200 अपॉन 10, दैट इज अगेन 20 न्यूटन। दोनों से सेम आंसर आया ना? सेम ही आएगा, अलग अलग आ ही नहीं सकता, फॉर्मूला का ओरिजिन सेम है। F इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, और P2 माइनस P1 अपॉन टी, सबका एक ही मतलब है। ठीक है ना? ओरिजिन सेम होता है तो आउटकम अलग अलग हो ही नहीं सकता। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा, अपने आप करो। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, गिवन लिख रहा हूं मैं, मास 10 kg, चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, time 5 seconds. Determine the force acting on the body. Now if this force was applied for another 3 seconds, आगे 3 सेकेंड और लगे इसके बाद, what would be the final velocity of the body? हाँ, ऐसा क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी किया था, लेकिन उसमें ऐसा था कि वो टाइम बदल दिया था शुरू से ही, पहले 2 सेकंड लगाया, बाद में 5 सेकंड लगाया, कि अभी 2 सेकंड या 3 सेकंड लगा के ये फाइनल वेलोसिटी है। तो अगर सेम फोर्स 5 सेकंड तक लगता होता तो फिर क्या वेलोसिटी होती, उस तरह का क्वेश्चन वो था। यहाँ क्वेश्चन जो है थोड़ा बदल गया है। तो चलो अपन फर्स्ट पार्ट तो करते हैं पहले, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास दिस। ठीक है, तो पहले तो वो कह रहे हैं कि डिटरमाइन द फोर्स। तो हमारे पास में m है, v है, u है, t है, तो फोर्स तो निकल गया, F इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। हाँ, ये हमारा सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है। तो m की जगह 10 लिख दिया, v माइनस यू इज 20 माइनस 5 अपॉन t क्या है, वो 5 है। तो 20 माइनस 5 इज 15, 10 इंटू 15 अपॉन 5, क्या बना? 30 न्यूटन। ये तो फोर्स है। अब वो कह रहा है कि यहां से, नाउ इफ दिस फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अनदर 3 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी। तो अब इस समय वेलोसिटी कितनी है? अभी ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड, नई सिचुएशन में ध्यान रखो, इनिशियल वेलोसिटी रखनी पड़ेगी 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, और फाइनल वेलोसिटी हमको बतानी है अगले 3 सेकेंड के बाद।
जबकि सेम फोर्स F दैट इज 30 न्यूटन इज अप्लाइड, है ना। क्वेश्चन दोबारा देखो। नाउ इफ दिस फोर्स, मतलब जो हमने अभी कैलकुलेट किया 30 न्यूटन वाज अप्लाइड फॉर अनदर 3 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो मास तो सेम ही है 10 kg, मास इज 10 kg। सेम फॉर्मूला में वैल्यू रख के v निकालते हैं। F इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी। तो जैसा हमने उस क्वेश्चन में किया था कि v माइनस यू का वैल्यू f इंटू टी अपॉन m इधर ले गए, t उधर ले गए, v माइनस यू उधर ही छोड़ा अपॉन m। तो ये u उधर जाएगा तो प्लस का u हो जाएगा, तो v हो जाएगा v इक्वल टू f इंटू टी अपॉन m प्लस u। ये आपका फॉर्मूला आ गया। इसको आप वैल्यूज डाल दो। f हमारा है 30 न्यूटन, टाइम 3 सेकेंड और चलाना था, मास 10 kg है, 10 kg है ना, कुछ और तो नहीं है, हाँ जी 10 kg है। और u अब है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। तो 9 इंटू 20 180 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी जो थी, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 180 नहीं हो जाएगी, एक्चुअली हमको इसको ऐड करना था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 इंटू 20 29 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, है ना। मैंने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, ना, ऐसा नहीं करना। तो आपको दिख रहा होगा कि बड़ा सिंपल है सब कुछ, फॉर्मूला बिल्कुल लिमिटेड है। वैसे ही जैसे मोशन में हो रहा था वैसे ही यहाँ पे होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। हाउ मच मोमेंटम विल एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस बात का मतलब समझो सबसे पहले तो, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है नीचे, कोई h हाइट से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरा, तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, ठीक। तो कितना मोमेंटम वो ट्रांसफर करेगा टू द फ्लोर, यानी कि उसका डेल्टा p कितना होगा, यानी p2 माइनस p1 का वैल्यू कितना होगा। और p2 माइनस p1 क्या होता है, m इंटू v माइनस u, क्योंकि p2 इज mv और p1 इज mu। अब v माइनस यू का वैल्यू अगर हमें पता हो, m का वैल्यू तो हमें मालूम ही है, हाइट दे रखी है हमको 5 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी जो भी हो, v माइनस यू का वैल्यू हमको अगर मिल जाए, हाँ। अब हमको ये नहीं पता लेकिन कि इसको टाइम कितना लगेगा। बेसिकली v माइनस यू हमको कहाँ से मिल सकता है, v माइनस यू हमको मिल सकता है एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से। एक्सेलरेशन या g एक ही बात है ना। तो g का वैल्यू हमको 10 दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज 10। तो g इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू का वैल्यू तो है 10 इंटू टी यहाँ पे, लेकिन t क्या है ये हमको चाहिए। अब ये t कैसे निकालें, हमारे पास h है, u है और g भी है, एक्सेलरेशन भी है, v नहीं है तो v की ज़रूरत हमको शायद ना भी पड़े, हाँ। g और a मैं याद दिला दूँ आपको सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर से नीचे गिरता है तो प्लस में लेते हैं। तो t निकालो, सेकेंड इक्वेशन ले लो। हमेशा ध्यान रखना फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब नीचे से ऊपर कोई चीज़ फेंकी जाए
तो दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन माइनस में लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ऊपर से नीचे जब कोई चीज़ फ्री फॉल करती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस में लिखते हैं और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो फॉर्मूला देखो, एस और एच एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट ये है ना। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को मैं जी टी स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो फ्रॉम दिस यू टी, तो देखो यू 0 था तो यू टी तो 0 हो गया। हाँ, एस इज एच हाफ जी टी स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस मेरा टी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, टी स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन जी, और मेरा टी का फॉर्मूला आ गया 2h अपॉन जी अंडर रूट। अब h आपको दिया है 5, तो 2 इंटू 5 अपॉन जी दिया है 10, तो अंडर रूट 10 अपॉन 10 दैट इज रूट 1 दैट इज 1। अंडर रूट 1 तो 1 होता है, यानी 1 सेकेंड। तो हमने यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर दिया 1 सेकेंड, टाइम कैलकुलेट कर दिया 1 सेकेंड। तो v माइनस यू का वैल्यू 10 इंटू 1 हो गया कि नहीं हो गया? 10 इंटू 1 दैट इज 10। v माइनस यू का वैल्यू 10 हो गया, यानी 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज इन वेलोसिटी है। तो डेल्टा p निकाल सकते हैं क्या? मास कितना था? मास वॉज गिवन 10 kg, तो 10 इंटू 10 दैट इज 100 kg मीटर पर सेकेंड। अगर वो बोलते कि कितना फोर्स लगेगा तो डेल्टा पी अपॉन टी हो जाता। यहाँ पे टाइम आपने अभी निकाला ही है 1 सेकेंड, तो फोर्स होता 100 अपॉन 1 दैट इज 100 न्यूटन। फोर्स पूछते तो फोर्स बताते, पूछा नहीं तो हमें क्यों बताना। लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही बात कर रहे हैं। देखो इजी है कि नहीं है? तो अब इस शीट का लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है। अब ये आप अपने आप कर लोगे आराम से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, थोड़े से फर्क के साथ में ये क्वेश्चन किया है। अपने आप करो, पॉज करो वीडियो एंड डू इट। गिवन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg accelerated uniformly from a velocity of 4 meter per second to final velocity 8 meter per second, टाइम 8 सेकेंड, ज़्यादा टाइम लगा एक्सेलरेशन कम आएगा। इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। P1 is m into u, initial momentum, and P2 is final momentum m into v। ये तो आप कर दो एकदम। 50 इंटू 4, 50 इंटू 8, 200 and 400 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखना कभी ना भूलें और यूनिट हमेशा सही लिखें। तो ऑल्सो फाइंड, ये तो हो गया इनिशियल फाइनल मोमेंटम। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड। अब अपन पहले भी हमने 2 तरीके से किया था, अभी फिर इस बार दूसरा तरीका जो इन्होंने पूछा है वो पहले। F इक्वल टू फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन P2 माइनस P1 अपॉन T। व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? फोर्स, external unbalanced force applied on an object is directly proportional to the rate of change in momentum। यही तो है rate of change in momentum, P2 माइनस P1 अपॉन T। तो P2 और P1 की वैल्यूज हमने निकाल ली हुई है यहाँ पे। 400 माइनस 200 अपॉन टाइम लगा 8 सेकेंड, तो 200 अपॉन 8। हाँ, कितना बना? 25 बना, 25 न्यूटन।
इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, हमारे पास एम वी यू टी सब कुछ था, तो वो वैल्यूज़ लगा करके F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी करेंगे तो भी 25 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता। v क्या है? 8 है, u क्या है? 4 है, t क्या है? 8 है। तो 50 इंटू 8 माइनस 4 इज 4 अपॉन 8, 50 अपॉन 2 इज 25। हाँ, सेम ही आएगा, हमेशा सेम ही आएगा। तो दिस इज हाउ द न्यूमेरिकल्स आर डन। मैंने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स आपको करवाए हैं। अब आपको क्या करना है, आप एक छोटा सा काम करो, आप अपनी बुक खोलो, बुक में चैप्टर खोलो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब आपने सेकेंड लॉ तो पढ़ लिया है, उसके न्यूमेरिकल्स करे हैं। अब आपको देखना है कि आपकी बुक में सेकेंड लॉ को फॉलो करने वाले न्यूमेरिकल्स कौन से हैं, और उनको सॉल्व कर देना है चैप्टर एंड एक्सरसाइज से। ये क्वेश्चन करो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। वन को रहने दो, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 3 क्वेश्चन करो ना, मैं सारे करवाऊंगा आपको बाद में, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं सारे करवा दूंगा आपको। लेकिन आप अभी ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 करके साफ साफ एक पेपर पे लिख के उसका पिक्चर क्लिक करके भेजो। देखते हैं कि आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, आप कितना सीख रहे हो। हाँ, और यहाँ पे भी जो मैं न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ वो साथ के साथ में करते जाओ, गिवन भी साथ के साथ लिखते जाओ। पॉज करो और न्यूमेरिकल करो। जब भी मैं न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ आपने यही करना है, ठीक है? चलो, बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू।